नमस्कार। प्राचीन इतिहास का 20वां चैप्टर है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240-280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280-320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संभवत 319 20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेय था। इसने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त 415-454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455-467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्त थी,
जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्त के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और स्थान, तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर नैना कुठार शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दीनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य में शवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़,
जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में केवल 6 शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मृणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र जो संस्कृत में है को संसार की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास, अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बराह मिहिर, धन्वंतरि और ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना इसी काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में काल के हैं। शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवद गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला चैप्टर है 21वां, पुष्यभूत वंश का वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूत, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूत वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूत वंश के संस्थापक पुष्यभूत थे। इनकी राजधानी थानेश्वर
हरियाणा के प्रांत कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान पर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैववंश का अनुयायी था। इसने बोध वृक्ष कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में हर्षवर्धन की आयु 16 वर्ष की थी और हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसे हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हुनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा बिहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष सेमिनार आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वो ना तो कट्टर था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज एवं महासामंत कहे जाते थे। हर्ष की मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था।
प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाछपटलिक कहलाता था। पुलिस कार्मिकों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख।